हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डायग्राम देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसी एनिमल सेल और किसी यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज हम आपका समय सेल की हिस्ट्री बताने में नहीं लेंगे और हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे रॉबर्ट हुक साहब के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। और ना ही हम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल के बारे में बताया था। और तो और यहाँ हम स्लाइडेन और जो स्वान हमारे हैं साइंटिस्ट, है ना, जिन्होंने सेल थ्योरी दी और ये बताया कि कोई भी नई सेल अपनी किसी पूर्ववर्ती सेल से ही बनती है। बिल्कुल हम चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, और आप शायद समझ गए होंगे कि सेल थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसने बताया, और शायद बताया क्या, शायद यहाँ से क्वेश्चन इजाद किया कि पहले मुर्गी बनी या पहले अंडा। तो लेकिन उन्होंने सेल थ्योरी में बता दिया था कि कोई भी सेल बनती है वो अपने आप नहीं बनती, बल्कि वो अपने से पूर्ववर्ती सेल, जो पहले से उपस्थित सेल है, उसी से बनती है। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हम सभी जानते हैं, चाहे प्लांट का पूरा एक बड़ा सा पेड़ हो, चाहे एनिमल का एक छोटा सा बच्चा, या बहुत 6-7 फुट का एक व्यक्ति, उन सभी का शरीर जो होता है, शरीर जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। सेल्स का जो शेप है, शेप अलग अलग ऑर्गन में होने के कारण और उनके अलग अलग फंक्शन होने के कारण इनका शेप जरूर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन सेल्स का जो कंपोजिशन है, इन सेल्स के भीतर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वे सभी सेल्स में लगभग कॉमन सभी में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम एक सेल का कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सेल के सभी पार्ट्स जो हैं, सभी ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी को इस डायग्राम में ला करके उनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और बराबर अपना पूरा फंक्शन करता है। सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स भी हैं, उनको भी देखेंगे, उनके फंक्शन को भी समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉमन बात करेंगे कि इस वीडियो का एक छोटा पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए कॉमन बात करेंगे, फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। तो हर सेल, कोई भी सेल हो, चाहे वो हमारी स्किन की सेल हो, चाहे वो हमारी मसल्स की सेल हो, चाहे हमारी बोन्स की सेल हो, चाहे हमारे वो लिवर की सेल्स हो, चाहे वो हमारे किडनी की सेल्स हो, चाहे वो हमारे हार्ट की सेल्स हो, चाहे हमारी आईज के अंदर ऑप्टिक सेल्स हो, चाहे वो रॉड सेल्स हो, चाहे कॉन सेल्स हो, इन सभी सेल्स में एक आउटर कवरिंग जरूर पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, और हर यूकैरियोटिक सेल के दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। मींस एक सेल के भीतर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म से अपने आप को अलग करता है। तो एक सेल में दो पार्ट दिखते हैं, एक तो न्यूक्लियस वाला पार्ट और न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट, दूसरा न्यूक्लियस के बाहर लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर एक लिक्विड या द्रव भरा रहता है, जिसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल कोशिकांग जो है इस साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, जो कि अपने अलग अलग काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हम एक सेल के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सेल में सबसे पहले तो सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से और अपने सेल को एक प्रॉपर कवरिंग प्रदान करती है, सेफ्टी प्रदान करती है। इसके बाद इस सेल को शेप देने का कारण, हर सेल का हमने बताया था ना, लिवर की सेल्स अलग, बोन की सेल अलग, स्किन सेल अलग, तो इन सेल को शेप देने का काम, उनको सपोर्ट देने का काम जो करते हैं, वो करते हैं साइटोस्केलेटन या माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेल को सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं, तो शेप को बनाए रखने में मदद करते हैं।
तीसरा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में ही, न्यूक्लियस के पास में ही उपस्थित रहते हैं। सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन के समय, सेल जब एक सेल से दो सेल बनती हैं या एक सेल से ज्यादा सेल बनती हैं, जब सेल डिवाइड होती है तो उस समय ये क्रोमोसोम्स को अलग होने में बहुत मदद करते हैं। तो ये हम जब लॉन्ग वीडियो इसके बाद बनाएंगे उसमें हम ये डिटेल में समझेंगे। ओके, सेंट्रियोल तीसरा है। इसमें देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से लगी हुई कुछ संरचनाएं हैं, कुछ इसमें छड़नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, ट्यूब जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस से लगी हुई संरचनाएं होती हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एक स्थान प्रदान करती हैं राइबोसोम्स को। मतलब ये ऐसी जगह हैं जो राइबोसोम्स को अपने पास रहने के लिए जगह देती हैं और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स करते हैं। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही दानेदार कुछ संरचनाएं पाई जा रही हैं जिनको हम राइबोसोम्स कह रहे हैं। तो ये राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ डंबल जैसे येलो कलर की बॉडीज दिख रही हैं, संरचना दिख रही हैं, ये कहलाती हैं गोल्गी बॉडीज। तो हर सेल के भीतर गोल्गी बॉडीज पाई जाती हैं और ये कुछ कई सारी संरचनाएं बनाती हैं जिनमें होता है एक लाइसोसोम्स, है ना, लाइसोसोम है, कुछ सेक्रेटरी वैक्यूल्स बनाते हैं, वेसिकल्स बनाती हैं, कुछ हार्मोन्स और एंजाइम को सीक्रेट सीक्रेट करने वाली सेल्स भी बनाती हैं। साथ में ये पैकेजिंग करने का काम भी करती हैं। ये डिटेल में हम थोड़ी देर अगली वीडियो में समझेंगे, अभी हम शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसके बाद कुछ वैक्यूल्स भी यहाँ पाए जा रहे हैं। पिंक कलर का वैक्यूल देख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं, पिगमेंट्स स्टोर करने का काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी अपने भीतर सेल में जहां कहीं भी वेस्ट मटेरियल बना उसको अपने अंदर भर करके उसको कवर कर लेते हैं और बाहर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर के ये ब्लास्ट हो जाते हैं और अपने वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में इनका अलग काम है। ये प्लांट सेल को में टर्जिडिटी के लिए, टर्जिडिटी जो होती है उसके लिए फंक्शन करते हैं। तो ये हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है इसमें इतने सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल रह गया है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर हमारी सारी एनर्जी, है ना, अगर ये ना हो तो हमारे पास एनर्जी ही ना रहे। ओके, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हर सेल का पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ से पावर जनरेट होती है, एटीपी जनरेट होती है, जिसकी दम पर हम काम कर पाते हैं। हम क्या, हम मींस सेल्स का ढेर है हम, तो हर सेल काम करती है। आज हमारी जो वॉइस आ रही है, ये हाथ पैर सब मूव कर रहे हैं, ये सब इन ऑर्गन्स के भीतर जो सेल्स हैं उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके द्वारा जो एटीपी जनरेट की जा रही है, एनर्जी जनरेट की जा रही है, ये सब इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया का नतीजा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे यहाँ, है ना, एटीपी प्रोड्यूस करता है, एपोप्टोसिस। अगले वीडियो में इसकी डिटेल में और बात करेंगे। एक प्रोग्राम सेल डेथ की बात आती है, बहुत ये टॉपिक बहुत प्रचलित है अभी, है ना, सेल डेथ प्रोग्रामिंग। उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है ना। सोचिए, हमारी सेल के भीतर न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है ना। अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, यानी कि ये एक बड़ा रोल प्ले निभा सकता है। इसकी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद ये सारे हो गए हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियस के पास, है ना। तो न्यूक्लियस भी कैसे बना हुआ है? सबसे पहले एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म से अपने आप के जो साइटोप्लाज्म को बाहर की तरफ रखती है और न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको बाहर के साइटोप्लाज्म से मिलने से रोकती है। ओके, फिर हम ध्यान से देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसे बीच बीच में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर यहाँ पर, सॉरी न्यूक्लियर पोर, ये बीच बीच में यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ न्यूक्लियर पोर्स बने हुए हैं, न्यूक्लियर छिद्र बने हुए हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में
पूरी तरह से पैक्ड नहीं है, इसमें बीच बीच में छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं जो कि अब इस सेकंड पार्ट को न्यूक्लियस को अब हम अगले वीडियो में समझेंगे। के बीच में